लाउडनेस पे जैसे हम थे तो साउंड एनर्जी कितनी ज्यादा कानों में आ रही है वो लाउडनेस बताती है। मैं इधर हूँ तो सो जाएगी। ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ज्यादा लाउड आवाज होगी, और एम्पलीट्यूड अगर कम है तो आवाज जो है वो सॉफ्ट होगी, थोड़ी सी फेंट होगी। ध्यान देना इस पे, ठीक है। जो ज्यादा लाउड साउंड होती है ना वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है क्योंकि ज्यादा एनर्जी उसके अंदर, तो ज्यादा दूर तक जाती है। तो बहुत दूर के आदमी को अगर बुलाना है आवाज देके तो लाउडर साउंड चाहिए मेरे को। और साउंड वेव अपने सोर्स से स्प्रेड करती है। सुनो, साउंड वेव अपने सोर्स से क्या करती है, हर तरफ स्प्रेड करती है और डैम्पिंग देखने मिलता है। डैम्प ऑसिलेशन, धीरे धीरे सुनोगे। जाने तो क्या हुआ, बैठ रहा हुआ। अब तू भी चुप रहे थोड़ा और सुनो ध्यान से। चुप रहना यार, दीवार डैम्पिंग क्या होता है, एनर्जी धीरे धीरे करके लॉस्ट हो जाती है, यानी कि डैम्पिंग थोड़ा देखने मिलता है। और लाउडनेस जो होता है वो डेसिबल में मेजर करते हैं, और लाउडनेस डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ एयर पे, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पर, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड पे। इन सारी चीजों पे लाउडनेस निर्भर करता है। अच्छा, लाउडनेस में कोई भी डाउट लग रहा है? लाउडनेस में डाउट लग रहा है कोई भी? अब इंटेंसिटी हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को करना है पिच। पिच क्या है? अगर सेम लाउडनेस है तो भी दो आवाज के बीच में फर्क कैसे पता करेंगे? जैसे अगर मैं और आरुष हम दोनों अगर सेम लाउडनेस से बोल रहे हैं, सेम डेसिबल से बोल रहे हैं, तो पान वाला सोया क्यों? तो यानी कि बेटा पान वाला ये तो पिच क्या होता है? पिच को स्ट्रेंथनेस भी बोलते हैं। बेसिकली अगर दो सोर्स से सेम लाउडनेस की आवाज है तो भी तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। तो चुप रहेगा। तो डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हो? पिच के बेसिस पे। देखो, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। Due to this characteristic we can distinguish between men। तो कैसे सो रही है? आपको कैसे पता सो रही है? मैं हंस रही है। भूतनी की तरह वो है जहाँ पे जोकर से निपट रहे हैं। एक कोने में बाहर वाले से आगे आ रहे हैं और एक तो ऐसे करके है कि जैसे ही मैं उधर जाऊँ तो ही करके अरे अगर वो सीन बंद हुआ तो मार दूंगा। अभी हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस कंडीशन है बहुत हंसी आ रही है। मानी दो ना, हंसो। सर इसीलिए कब से हंसी आ रही है उसको देख के। सानी दो दीवारी। अरे नहीं सर, दीवार ले टाइम आउट कर। वह हुए अब बोल, अब आप कर दो। सर हाँ क्वेश्चन अगर 5 सेकंड में सानी बन गया। मैं डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सर एक डाउट। सर सबका अलग आवाज की होता है। पिच छोटी है, तेरी आवाज अलग नहीं है। अगर है तो तेरी मेरे जैसे आवाज है। नहीं वो मोटा है, मोटी है। आप पतली हो इसलिए आपकी आवाज है। सर मैं आपको लकड़ी बोलता तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। चलो सर ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक वी कैन डिस्टिंग्विश। ध्यान देना, पिच की वजह से ही पान वाला पिच की वजह से ही मेंस वॉइस और वुमेन्स वॉइस के बीच का डिफरेंस पता चलता है। वुमेन्स सर मैं थोड़ी हंसी कर रही थी तो आपको कमबैक दे रही थी। कोई बात नहीं। और सेम लाउडनेस होने के बाद भी पता चलता है फीमेल की वॉइस होती है हाई पिच्ड होती है, मतलब थोड़ी तीखी आवाज होती है। तीखी? हाँ, जैसे कानों में चुभने वाली। जैसे कभी पल्लवी मैम अगर तुम पे चिल्लाई या मैं कभी चिल्लाऊंगा, फर्क क्या है? उनकी आवाज थोड़ी कान में चुभती है और मेरी अगर मेरी कैसे चुभ रही है ज्यादा? वेदांशी सर आपके हंसी आ रही है। हाई पिच आवाज नहीं है, वो लो पिच आवाज है। सर तो फीमेल की जो वॉइस है रिवर्बरेशन बोलते हैं। थैंक यू। बार-बार नहीं बोलना। तो फीमेल की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है, जबकि मेल की जो वॉइस होती है वो लो पिच होती है। देखो लो पिच और हाई पिच में फर्क देखो। लो पिच में क्या होते हैं, वेव्स कम जनरेट होते हैं, वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्या बोल रहा हूँ? लो पिच में वेव्स कम जनरेट होती है, मतलब वेवलेंथ बड़ी होती है, ज्यादा होती है। और वाली चुभती है नहीं, हाई पिच हाई पिच वाली कानों में चुभती है। हाँ ये क्या है?
और हाई पिच वाली आवाज जो होती है उसमें वेव ज्यादा जनरेट होती है। अब ये जो पिच होती है ना साउंड की, इट डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन। ज्यादा वाइब्रेशन होगा ना तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब पिच ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा वाइब्रेशन के कारण पिच ज्यादा है। अब क्यों होता है ऐसा? फीमेल्स का जो वोकल कॉर्ड होता है वो थोड़ा सा पतला होता है और मेल्स का वोकल कॉर्ड थोड़ा सा मोटा होता है। फीमेल का वोकल कॉर्ड होता है अराउंड 15 मिलीमीटर वाइड और मेल्स का वोकल कॉर्ड होता है अराउंड 18 टू 20 मिलीमीटर वाइड। तो हम लोगों का जो वोकल कॉर्ड है वो ज्यादा वाइड होने के कारण हमारी जो वाइब्रेशंस होती है वोकल कॉर्ड की वो कम होती है, जिसके कारण पिच कम है। और जबकि फीमेल्स में वोकल कॉर्ड की साइज कम होने के कारण जो वाइब्रेशंस है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण पिच जो है वो ज्यादा है। तो सही तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। गंदा डाउट है बट हम हमारा गला फटता तो पानी बहुत जाता है। नहीं जानता। फेरिंक्स के बाद ही ट्रेकिया और इज़ोफेगस दोनों होते हैं। तो ट्रेकिया के स्टार्टिंग में वॉइस अरे लैरिंग्स ऐसा अच्छा क्यों लगता है गले में जब पानी जाता है? चलेगा क्या अच्छा लगता है। क्यों? ये क्या है? क्यों डाउट है? प्यास लग रही थी, पानी से लगा अच्छा लग गया। अब ऐसा नहीं पानी पीने के बाद तेरी आवाज रिदीप सिंह जैसी हो जाएगी। भूख अरिजीत सिंह बोला भी तो। अब रात को मैं थोड़ी बोलूंगा यार। अरे तुम जानते भी नहीं होंगे। वो स्टेशन से उठा लिया था उसको गाना गाने के क्वालिटी और टिम्बर। चलो सुनो मेरी बात को। अब ज्यादा मस्ती हो रही है तो क्वालिटी और टिम्बर तो हम साउंड, जैसे दो मैन है, दो वुमेन है, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके बीच में कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो इट इज क्वालिटी और टिम्बर। समझे तुम लोग? लाउडनेस तो तुम समझे, सेम लाउडनेस है मेल वुमेन के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, फिर फर्क पता चल रहा है। पर अगर दो मैन है, दो वुमेन है, इनके बीच में फर्क कैसे पता चल रहा है? क्वालिटी और टिम्बर की वजह से। क्योंकि जो इनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, इनकी जो वेव होती है वो अलग होती है। जैसे दो इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट और वायलिन, इनकी वेव्स में देखो किस तरीके का फर्क है, इसलिए इन दोनों की आवाजों में भी क्या होता है, फर्क होता है। तो क्वालिटी और टिम्बर इस तरीके से जाता है। तो पिच का क्या? पिच तो वही हो गया ना। अरे पिच तो वही हो गया, सेम लाउडनेस होने के बाद भी फर्क पता चलना फ्रीक्वेंसी पे। मैन और वुमेन का फर्क पता करना है तो पिच में वेव का डिफरेंस होता है कि नंबर ऑफ वेव्स कम और ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो उसमें वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेव्स कम प्रोड्यूस हो रहा है और नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो पर नंबर ऑफ वेव अगर सेम ही प्रोड्यूस हो रहा है, दो मैन ही बोल तो रहे हैं, सेम ही होगा। दो मैन बोल रहे हैं, मैं और आरुष बोलो, फर्क पता चलेगा ना। क्यों? टिम्बर देखो क्या आगे बढ़ने हां पर टिम्बर पिच का, जैसे अगर मैं और तू बोल रहे हैं फर्क पता चल रहा है पिच, क्योंकि जब तू बोल रही है तो वेव ज्यादा बन रही है और जब मैं बोल रहा हूं तो वेव्स कम बन रही है, क्योंकि तेरा वोकल कॉर्ड पतला है। इसका आंसर देना चाहिए। सर हम आगे बोलते तो पीछे भी कैसे सुनाई देता है? चलो देखो, सॉफ्ट और लाउड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, जैसे मैंने बोला था। मेरी बात सुनो, सारी तो बाहर भी नहीं मजा आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, अब ओवर मस्ती जा रही है। चुप रहे, अब शांति से। जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो आवाज फेंट और सॉफ्ट होगी, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसकी शक्ल नहीं होगी। यार तो सर आप एक डिसाइड करो, अच्छी लगे खराब लगी है। मैं बोल रहा हूं ये जेंडर इक्वालिटी कर, मेरे को भी डांटा था आपने। अरे पर मेरे को डांटा था। क्या कर रहा है? एक्सपोज हो रहा है। अबे शेट कसम से लड़कियां नहीं होती ना, इतना मस्त चीज बोलता ना, मजा आ जाता उसको। मेरे को बोलने वाले रुको नहीं जाने दे, अरे मेरे को सुनना है। ठीक है बोलूंगा। हम रुकते हैं फिर आप बख्शिश तरह की बात कर रहे हो? नहीं, वो कौन है? अरे वो ये कौन सी वेबसाइट है? अरे वो हाथों से नहीं बता रहा है। भाई मैं हाथों से नहीं बताया। वो हाथों से नहीं बता रहा है। एक मिनट यार, अभी तो रिप्रोडक्शन भी नहीं चल रहा है। धन अरे वो धन नहीं होता है, बख्शिश तरह ही होता है। ध्यान दो। जाओ लेकर तू गलत देख रहा है, जो भी देख रहा है तू सही पे आज मैं गाय को हिंदी मत देख। तेरी टिम्बर बिगड़ रही है। क्या बिगड़ रही है? टिम्बर तेरी को नहीं। अबे हिंदी नॉट गुड टू अपने खुद के 300 अरे अब मेरे को वेबसाइट चेंज करनी पड़ेगी। टेलीग्राम चलो नहीं मेरे पास एक मिनट, वो 1 मिनट एक्सपोज्ड। मैं कुछ नहीं बोल रहा। 4K कहां पे देखते हो? 4K स्मार्ट मोड पे। ओए मेरे को लिंक पे 4K
गया सर ये तो यूट्यूब पे है ये तो यूट्यूब पे है एक मिनट वीडियो डिलीट ये यूट्यूब पे जाएगा पिच में ध्यान देना सर वापस चालू कर लो पिच वीडियो फ्रीक्वेंसी पे बंद है क्या चालू है पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है जैसे कि मैंने बोला ना इसके ग्राफ देख लो अब ना बस यार थोड़ा बहुत मस्ती कर ली हो गया ना बाबा फिर टिम्बर ये देखो क्लियर है अच्छी क्वालिटी और वेव फॉर्म कैसे ये वहां पे वेव जो है ना डिफॉर्म्ड है यानी वेव प्रॉपर्ली नहीं बनी है किस तरीके से उबड़ खाबड़ है जबकि वो एकदम प्रॉपर बनी है तो क्लियर और मिक्स तो ये जो मैं अगर ग्राफ दे दूं ना दो ग्राफ के बीच में कंपेयर करने बोल दूं ना उसकी लाउडनेस के कंपैरिजन करो पिच का कंपैरिजन करो तो होना चाहिए वो इस तरीके की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है अब ये एको और रिवर्बरेशन है देखो एको और रिवर्बरेशन में हम वीडियो नहीं देख रहे पहले ये ग्राफ देखेंगे एको में क्या होता है पूरी आवाज सुनाई देती है अब मस्ती नहीं है एको में क्या होता है पूरी आवाज सुनाई देती है रिवर्बरेशन में सिर्फ टेल यानी पूंछ सुनाई देती है जैसे मैं अगर आरव बुलाऊं तो एको में पता है क्या होगा आरव 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 नहीं कोई और धीरे धीरे करके कम हो जाएगा लेकिन अगर मैं समझ लो आरुस बुला रहा हूं तो उसमें रिवर्बरेशन में क्या होगा आरुस रूस है ना तो यानी रिवर्बरेशन में क्या होता है पूंछ सुनाई देती है टेल सुनाई देती है जबकि एको में पूरी बस ना याद करना जबकि एको में क्या होता है पूरा का पूरा आवाज जो होता है वो थोड़ा सा लोअर हो जाता है सामने वीडियो अभी तो पूरा नहीं देख रहे अब देख रहे ना Whenever I'm at the mountains, बंद कर दे I सामने usually like to shout, "Yo!" आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ And I hear myself. आगे बढ़ सर टिम्बर हमें एक डिफरेंशिएट दो मैन के बीच में और लाउडनेस हमें को पिच बताते नहीं लाउडनेस तो कितना तेज आवाज है एम्पलीट्यूड से जो पिच है वो बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे कि तेज आवाज है ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि कम फ्रीक्वेंसी है हां मतलब तो फिर ज्यादा अब देखो माउंटेन्स के ये ना इधर से बंद कर दो हाँ अब बंद कर दो अब ओवर हो गया अब बंद कर दो माउंटेन्स के अंदर एको होता है और जो आरुष एको और रिवर्बरेशन ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली Length 17 मीटर होना चाहिए 17.2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए ऐसा होता है तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है रिवर्बरेशन जब आरुष ने चुप करके तो पूरा हुआ चुप अब नहीं हुआ डिस्टेंस इतनी नहीं है। तो रिवर्बरेशन बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है सब होता है फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फैक्टर्स क्या है वो थोड़ी देर में देखेंगे ये रेंज ऑफ हियरिंग है ना 20 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज और 20000 हर्ट्ज से ज्यादा है ना वो इंफ्रासोनिक है या अल्ट्रासोनिक है और हमारी नॉर्मल ऑडिबल साउंड वेव्स है तो राइनोसोरस व्हेल एलिफेंट ये लोग जो है 20 हर्ट्ज से कम की आवाज सुन सकते हैं अर्थक्वेक हुआ ये हुआ जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है ना डॉग्स बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं और ये वेल्स वगैरह बाहर आ जाती है एलिफेंट वगैरह को पता चल जाता है क्योंकि अर्थवेव की जो साउंड फ्रीक्वेंसीज होती है ना वो 20 हर्ट्ज से कम होती है तो इन जानवरों को पहले ही पता चल जाता है फिर 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज ये हमारी ऑडिबल साउंड वेव्स है और अगर कान बहुत हेल्दी है तो हम सुन पाएंगे वरना तो 20 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज तक की आवाज हम सुन नहीं पाएंगे और 18000 हर्ट्ज से भी ऊपर की आवाज हम नहीं सुन पाएंगे फिर 20000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज डॉल्फिन बैट मॉथ ये लोग जो है अल्ट्रा वो कुछ तो इसका लेना सर वो क्या बोलते थे किसी से टेस्ट क्या बोलते हैं करवाया था नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन लोकेशन कुछ देना वो हां हां देखेंगे सब देखेंगे अरे वर्ड नहीं समझ समझ गए हम एको लोकेशन हाँ देखेंगे होती फिर वो क्या होता है लोकोमोशन ये सोनार हाँ ये सोनार की बात होता है और वो एको लोकेशन की भी बातें हैं और एको रेंजिंग की भी बातें हैं और मतलब अब जो है बहुत ज्यादा जरूरी और देखो पूरा फॉर्मूला ऐसा यूनिट करके न्यूमेरिकल तुम लोगों को दे देंगे यानी कि अब कहानी सिंपल नहीं है अब ध्यान देना ये जो इन्होंने इतनी स्लाइड में खत्म कर दिया ना ये जो इतनी स्लाइड में खत्म कर दिया ना ये टॉपिक अपना आधा पौना घंटा चलेगा ध्यान देना So what's the time? 8:30 अब आधा पौना घंटा अपना चलने वाला है ध्यान देना बहुत तेज Sonar. Sonar stands for sound navigation and ranging. It is a device which uses ultrasonic waves to measure the distance, direction, and speed of underwater objects and helps mariners to investigate the nature, size, and location of the object so that potential threat to the vessel is identified and overcome. How does it work? Sonar has a transmitter
and a receiver which are installed at the bottom of the ship. The ultrasonic waves transmitted by transmitter travel underwater and get reflected back from obstacles. The detector receives the signal and converts it to electric signal. A computer forms image of the obstacle and displays it on a monitor. It also calculates distance of the object using this formula. Distance is equal to speed into time upon 2. Speed is equal to speed of sound in saline water equal to 1530 meters per second. This method is called echo ranging. The sonar technique is installed in every ship to determine the depth of the sea and to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs and sunken ships, etc. to avoid a disaster. जो टाइटैनिक एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अपॉन 2 क्यों किया? दो बार ट्रैवल कर रहे हैं ना। स्पीड डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम होता है। अपॉन 2 क्यों किया? क्योंकि वो जो वेव है जो सोनार से गई है वो गई है और वापस आई है। तो अगर जाके आने में 6 सेकंड लगा है तो डिस्टेंस तो सिर्फ जाने तक का ही लोगे ना टाइम। मतलब टाइम को एक्चुअली 2 से डिवाइड किया है कि जो वेव है वो गई और आई अगर 10 सेकंड में तो गई कितनी देर में होगी? 5 सेकंड में गई होगी। तो तुम मल्टीप्लाई तो स्पीड इनटू 5 ही करोगे। इसीलिए अपॉन 2 किया है डिस्टेंस यार इनटू 2 होता है इसमें। इनटू 2 कुछ नहीं होता, अपॉन 2 होता है। बस टाइम को डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई कर दो सारी अच्छा है। हाँ तो स्पीड बस अब देखो इसमें ना सोनार और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को समझनी पड़ती है। हाँ ये पीडीएफ। अरे पीडीएफ भेजोगे? अब ये सीधे बुक में ही मिलेगा। अरे कब मिलेगी वो? एक हफ्ते 10 दिन। अब ये देखो ये साउंड वेव के यूजेस है। मेगाफोन हॉर्न में इस तरीके से इंटरनल वो वेव का रिफ्लेक्शन होता है और फिर सब चीजें होती है। साउंड बोर्ड होता है, अगर पीपल बड़े बड़े हॉल पे बैठे तो इधर से साउंड के सोर्स से एक ऐसा कर्व्ड साउंड बोर्ड होता है, यहाँ से टकरा के सीधे लोगों पे आवाज आती है। कॉनकेव कॉनकेव जैसा है। ये थिएटर मैंने भी कॉनकेव बोला। ये अल्ट्रासोनिक साउंड के एप्लीकेशन है मशीन के पार्ट्स क्लीन करने में, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ बॉडी की अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह में, एकोकार्डियोग्राफी वगैरह में, इंडस्ट्रीज में क्रैक वगैरह डिटेक्ट करने के लिए लोग करते हैं। यहाँ पे वो वेव्स आ रहे हैं और यहाँ पे वेव डिटेक्टर होते हैं, जहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे क्रैक है। तो इस तरीके का दिमाग लगा के लोग करते हैं। ये सब तुम लोग खुद से रीड करोगे बाद में। फिर ये देखो ये जो जानवर होते हैं ये एकोलोकेशन बैट्स वो स्पीक करेगा। हाँ वो भी करते हैं, डॉल्फिन भी करते हैं। अल्ट्रासोनिक स्क्वीक करेंगे, चिल्लाएंगे, जहाँ से वापस आ गया तो दिमाग लगा के वहां तक पहुंच जाएगा। खैर हम लोगों को सोनार देखना है। तो the word sonar stands for sound navigation and ranging. Sonar is an apparatus used to find the depth of the sea or to locate underwater things like shoal of fish, shipwreck or enemy submarine. It uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater object. कितना दूर है, किस तरफ में है और खैर किस स्पीड से चल रहा है वो भी हम दिमाग लगा के पता कर लेते हैं। 3 पार्ट होते हैं मेनली, ट्रांसमीटर, डिटेक्टर, रिसीवर। ट्रांसमीटर जो होता है प्रोड्यूस करता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है। ये वेव सी में नीचे जाती है और नीचे से टकरा के जो भी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, सी सरफेस से टकरा रही है, टकरा के वापस आएगी और डिटेक्टर से हम क्या करेंगे? डिटेक्टर से हम लोग उसको पता कर लेंगे कितनी देर में आई है। फिर उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2d = v * t करते हैं। मतलब ये 2 इधर रहेगा तो v स्पीड * टाइम अपॉन 2 करते हैं और इसको echo ranging भी बोला जाता है। न्यूमेरिकल दोनों से डिवाइड होता है ना। हां मतलब v * t कर रहे हैं, अपॉन 2 कर दो, एक ही बार करना है। ये देखो एग्जांपल देखो इसके न्यूमेरिकल का कैसा आता है। A sonar attached to a ship produces ultrasound waves which get reflected off the sea floor. If the device record the reflection in 6 seconds, what is the depth of the sea? तुम ही बोल दो टाइम कितना दूंगा? 3 और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 1500 मीटर का स्पीड बोल रहे हो तो 1500 * 3 4500 मीटर, इतना ही कंसेप्ट है और लेजिट कुछ नहीं। और तुमको पता है ये कोई वो नहीं है, ये कोई ऐसा नया टॉपिक जैसा नहीं है, नए फार्मूला के साथ नहीं है, प्योर लॉजिक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम को तुम करते ही हो ना, करते हो कि नहीं करते? बस उसमें सोनार डाल देंगे उन्होंने। तो यानी इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे अलग फार्मूला है पूरा, तो उसको अलग से ऐसे पूरा समझना पड़ता है। ये प्योर लॉजिक है, तो यानी ये आ ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो एक और देखो, ship on the surface of sea transmit a signal to underwater submarine and receive it back in 5 seconds. तो 5/2 कर दो 2.5
2.5 को स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे 3.75 किलोमीटर आ जाएगा। उनकी मेथड थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, पर तुम लॉजिक समझे। ये लोग क्या कर रहे हैं, इस बुक में मैंने कैसे डाला है 2d = v × t डाला है। मतलब वो पहले नीचे आप का into 2 कर रहे हो, इधर ले लो, v क्या है? स्पीड v है। वेलोसिटी स्पीड, मतलब नीचे के 2 को इधर पे रखते हैं। सीबीएसई के फॉर्मूले ऐसे इसीलिए। पर खैर तुम लोग लॉजिक समझेगे नहीं समझे, लॉजिक समझेगे नहीं समझे। अब देखो मैं ना वो सब नहीं करवा रहा हूँ तुम लोगों को, सब नहीं करवा रहा हूँ मैं, वो नहीं करवा रहा हूँ तुम लोगों को जो ऊपर हमने फटाफट देखा, क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ वो क्रैक वाला इन ह्यूमन का इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ये सब नहीं करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, वो तुम खुद से रीड करोगे। और ये फार्मूलाज तुम लोगों को समझना है, ये फार्मूलाज तुम लोगों को समझने हैं। वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी, हाँ वही है, लैम्डा वेवलेंथ * फ्रीक्वेंसी, ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। वही है, उसी के लिए ये 2D ये जो है ना, ये सोनार के उसके लिए लिया जाता है, और तो कुछ भी नहीं है। वो नीचे वाला 2 इधर लेके 2D बना दिया इन लोगों ने। जैसे डिस्टेंस = वेलोसिटी * टाइम अपॉन 2 इधर ले लो, 2 डिस्टेंस। तो मैं डायरेक्ट लिखूं कि चले अब लाओ ना पानी दो ना। पास करे सर, पास आप भी 5 मिनट का ब्रेक लेने वाले हो। ठीक है, मेरे को पॉज करो। अभिलाष नीचे जाना है। नहीं जा रहा नीचे में दिक्कत। इतना के लिए बैठे। सर वो आलम को चलो। बोलते से आप क्या बोल रहे हैं? लाइट वेव्स, हाँ फोकस इस पे होना चाहिए, है ना। लाइट वेव्स, अब देखो लाइट भी एक वेव है, जैसे साउंड एक वेव है ना, वैसे लाइट भी एक वेव है। अभी तक हम लोगों ने मैकेनिकल वेव पे फोकस करा, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम चाहिए, तो बहुत सारी कहानी उस तरीके से पढ़ी। अब हम लोग लाइट वेव की जब बात कर रहे हैं तो हम किसकी बातें करने लग रहे हैं, नॉन मैकेनिकल वेव की, जिसको मीडियम नहीं चाहिए, जो कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ऐसा नहीं है मीडियम आ जाएगा तो ट्रैवल नहीं करेगा, करेगा, लेकिन जब मीडियम नहीं होगा तो साउंड तो रुक जाएगी लेकिन लाइट नहीं रुकेगी। मतलब नॉन मैकेनिकल वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती है। यार उस मोबाइल रखते हो, बंद है बस हाथ में। चलो ये देखो, ये एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं हम लोग गाड़ियों में, ये क्योंकि रिफ्लेक्शन होके क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन सीधा वाला अभी हो जाएगा। करा लो। तो मिरर से वो तो अभी बाहर- 4-5 क्लास में करवाया था तब तो 3 दिन अच्छा, तो इससे फिर मिरर से बढ़ा दो। है सर। वो देखते हैं। और लीफ अपीयर ग्रीन इन कलर बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर ऑफ द विजिबल लाइट। ये देखो, ये बातें तुम लोगों को उस वक्त नहीं थी, ये जो बातें लिखी है ये उस वक्त वेव में नहीं थी, लेकिन मैंने बोला था कि मैं एक भी शब्द गलत नहीं बताऊंगा, सारा का सारा बाद में आ जाएगा, और देखो आ ही गया अपने आप। मैंने तुमको बोला था लाइट जो है, जैसे अगर व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर, 7 कलर से मिलकर बनी है। क्या ये कब हुआ? बताया तो है। तो व्हाइट लाइट अगर किसी भी सरफेस पे पड़ रही है, जैसे अगर इस पे पड़ रही है, तो वो क्या होगी, एब्जॉर्ब भी होगी और रिफ्लेक्ट भी आपने होगी। पहले कब बोला है? 9th में तू नहीं थी। नहीं। हाँ ऐसे बोला होगा मैंने कहीं पे, पर एब्जॉर्ब भी हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो कोई भी चीज का कलर जो है वो रिफ्लेक्शन पे दिखता है। कि ग्रीन कलर ऑफ लीव्स क्यों दिखता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो पिंक कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होता तो पिंक कलर के ठीक है ना? और जैसे ब्लैक है, इसका मतलब होता है ये कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन यानी नथिंग इज रिलेटेड कलर में। तो गिरा भैया हल्को लग रहे हो। चुप हो जा रे। सर आज का हमारा ये सेशन कितने बजे तक का है? 8 8:30 बजे तक का है रे। बढ़िया टाइम पे है ना सर? कितने बजे? 8:10। हाँ आज टाइम सही कर लिया। हाँ हल्को। अरे 8 हुए सर हमेशा टाइम से आगे रहे। 8 हुए नहीं 8:10 हुए। 8 हुए ध्यान दो ना इधर। नाश्ता। Something surrounds you, bombards you, some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go. It is odorless and tasteless, yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven,
even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters, many are tiny and are measured in billions of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. So, as you sit watching TV, not only are there visible light waves from the TV striking your eyes, but also radio waves transmitting from a nearby station, and microwaves carrying cell phone calls and text messages, and waves from your neighbor's Wi-Fi, and GPS units in the cars driving by. There is a chaos of waves from all across the spectrum passing through your room right now. With all these waves around you, how can you possibly watch your TV show? Similar to tuning a radio to a specific radio station, our eyes are tuned to a specific region of the EM spectrum and can detect energy with wavelengths from 400 to 700 nanometers, the visible light region of the spectrum. Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected, and other wavelengths are absorbed. This leaf looks green because EM waves interact with the chlorophyll molecules. Waves between 492 and 577 nanometers in length are reflected, and our eye interprets this as the leaf being green. Our eyes see the leaf as green, but cannot tell us anything about how the leaf reflects ultraviolet, microwave, or infrared waves. To learn more about the world around us, scientists and engineers have devised ways to enable us to see beyond that sliver of the EM spectrum called visible light. Data from multiple wavelengths help scientists study all kinds of amazing phenomena on Earth, from seasonal change to specific habitats. Everything around us emits, reflects, and absorbs EM radiation differently based on its composition. A graph showing these interactions across a region of the EM spectrum is called a spectral signature. Characteristic patterns, like fingerprints within the spectra, allow astronomers to identify an object's chemical composition and to determine such physical properties as temperature and density. NASA's Spitzer Space Telescope observed the presence of water and organic molecules in a galaxy 3.2 billion light-years away. Viewing our sun in multiple wavelengths with the SOHO satellite allows scientists to study and understand sunspots that are associated with solar flares and eruptions harmful to satellites, astronauts, and communications here on Earth. We are constantly learning more about our world and universe by taking advantage of the unique information contained in the different waves across the EM spectrum. सर मुझे एक डाउट है तो पत्ता एक्चुअली कौन से कलर का होता है एक्चुअली कोई कलर नहीं होता है कलरलेस होता तो है काले होते हैं मैटर डू नॉट हैव Colorless is not काला। उसे पाकिस्तान तू सारे को कलरलेस बोल उनका कलर अरे भाई जो रहेगा चल और चल मेरे को खुद समझ हाँ, बताओ। नहीं नहीं ये मंगोलिया डाले देना। सारी कहानी वेवलेंथ साफ पाल कर है, रहा है। सारी कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए तुम अलग अलग कलर देख पा रहे हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से तुम लोग चीजों को समझ पा रहे हो। ये लोग नहीं हो रहा है। थोड़ा आधा हो गया, थोड़ा लेफ्ट साइड रोटेट करना। वो टीजी वाला नहीं, मेरा है। लाइट वाला तो मतलब अपनी साउंड साइड वाइड रोटेट तो करना। और भी वेव आ रही है, और भी अल्ट्रावायलेट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो इसको लाइट होके वैसे नहीं होता। बहुत लाइट है। कम नहीं
काम तो हो ही जाता है इधर उधर टकरा सर बहुत लाइट है यार। देखा 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 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भाई। तो ये वापस से इस बार रे मतलब ध्यान है इस बार रे इस बार रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी बोला जाता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है और स्पीड ऑफ लाइट जो है साउंड की स्पीड से फास्टर है। दिस इज द रीजन जब बिजली कड़कती है तो पहले बिजली दिखती है और आवाज बाद में पटाखे में भी ऐसा होता है कि पटाखों में भी ऐसा होता है। पहले वो लाइट आएगी फटा हुआ दिखेगा बाद में आवाज फटा हुआ दिखेगा फटेगा वो दिखेगा लाइट और कैसे समझाते हैं अब मैं क्या समझूं? नहीं जाने दे। So the speed of light is faster than sound. लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और फ्लैश मारने के लिए बोलूं तो 20 बस बोलो ना क्वेश्चन सब आधी चीज नहीं सर ये बहुत सारी रेडियो वेव्स लाइट वेव्स साउंड वेव्स इंटरसेक्ट अब क्या कर रहा है? कर लिया सेटिंग। क्यों सब इधर उधर घूमते रिपीट मिलते नहीं है। मिरर डायग्राम देखो प्लेन मिरर कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर अलग अलग तरीके के मिरर है। ये एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की यानी कि लाइट आते आते ही बेंड हो जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या था बाउंसिंग बैक होना, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा के आई लाइट और बाउंस बैक हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ड्यू टू चेंज इन मीडियम लाइट ही क्या हो जाती है बेंड हो जाती है यानी सीधी जाते जाते क्या हो जाता है भाई ये बेंड हो जाती है। सर इसमें कैसे लाइट है क्लास वाले में लाइट देखो पेंसिल दिख टूट रहा है गई है, ऐसा। वो बेंड हो गया। तो बेंडेड लाइट आ रही है तो मुझे लग रहा है पेंसिल इधर है जबकि पेंसिल तो उधर ही है। तो लाइट बेंड हो गई मेरे पास बेंड हुई भी लाइट आई तो मुझे ये भी टूटा हुआ दिखा। तो रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम में चेंज आने के कारण जो होता है लाइट बेंड हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं और ये उसकी प्रॉपर्टीज है ना। पानी के अंदर कोई चीज थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है यानी कि थोड़ी ऊपर थोड़ी आगे ऐसी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। ये देखो ये कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है ये सारे में लेंसेज यूज होते हैं वो सारी बातें हैं। और ये टॉर्च कैसे यूज होता है? अरे स्नेल्स का लॉ है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन फिर समय इतना समय तो नहीं है। सब नहीं है था वापस आ गया है तो वाइट मत करो ये रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। मैं एक बहुत जरूरी चीज समझा रहा हूँ। ये लाइट रे आई इधर ये जानी चाहिए थी ऐसी ये नॉर्मल है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और वापस से चेंजिंग मीडियम के बाद जानी चाहिए थी ऐसी ये नॉर्मल है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मतलब जो पहले वाले में चली जाएगी। तो देखो ये डेंसर है ये रेरर है और ये भी रेरर मीडियम है। इस डेंसिटी इस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है इसकी डेंसिटी कम है इसकी डेंसिटी कम है। तो जब रेरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड हो जाती है और ऐसे से ऐसे हो जाती है। डेंसर से रेरर जा रहा होता है ना तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है अवे फ्रॉम रेयर मतलब लेस डेंस हाँ सर वापस समझना यानी कि इधर एयर है ये ग्लास है ये एयर है वापस से इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये डेंसर मीडियम है और ये जो है डेंसिटी कम होने के कारण एज कंपेयर टू ग्लास ये रेरर मीडियम है। फिर दूर जाए इधर डेंसिटी कम है इधर डेंसिटी ज्यादा है तो जहां पे डेंसिटी कम है उसको मैंने क्या बोल दिया रेरर मीडियम और जहां पे डेंसिटी ज्यादा है उसको मैंने क्या बोल दिया डेंसर मीडियम बोल दिया। अब जब लाइट की रे कम डेंसिटी वाले रीजन से ज्यादा डेंसिटी वाले रीजन में आती है ना तो ये ऐसे जानी चाहिए थी ये नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो गई यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल ये नॉर्मल है ना तो ये ऐसे जा रही थी थोड़ी नॉर्मल की तरफ क्या हो गई बेंड हो गई और जब डेंसर से रेरर जा रही थी तो ये नॉर्मल से थोड़ी दूर तरफ में क्या हो गई बेंड हो गई। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो एयर की डेंसिटी से कम हो तो एयर की डेंसिटी से कम हो तो उल्टा केस मतलब ऊपर की साइड हाँ पहले अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा बाद में टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा पर एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है ऐसा। अब देखो तो ये कहानी है अब रिफ्रैक्शन के वापस से दो लॉ है इतना समझ लो 5 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ध्यान देना दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बट दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्शन इस बार तो इस बार रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? रिफ्रैक्शन तो वो साउंड में ताकि पार्टिकल दूर है और रिफ्रैक्शन बेंडिंग होना ओ डैम
समझा? Refraction तो तो ऐसा एंगल ऑफ ये नाम कैसे इंसिडेंस रखा? और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देखो इस वाले केस में जब रेयर से डेंसर जाता है जब रेयर से डेंसर जाता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बड़ा होता है रिफ्रैक्शन के एंगल से, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है रिफ्रैक्शन से। तुम देख पाओगे इधर और इधर के एंगल में फर्क। तो दो लॉ है, सबसे पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ध्यान दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा जो था वो विलियम स्नेलियस नाम के बंदे ने दिया था, मतलब स्नेल्स लॉ बोला था। उसने बोला था कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सर ये वो ट्रिग्नोमेट्री है। इज इज कांस्टेंट, जिसको हम म्यू बोलते हैं, और दूसरी भाषा सर में ऊपर क्या हम इसको साइन जो 1 है है, क्या? और आपने एन लिखा है। नहीं ये म्यू है, इसको यू, ये यू होता है ऐसा, और इसको यहाँ से भी बनेगा इसका हमेशा। ऐसा, Ninety। नॉट 90 सर, आपने साइन 1 लिखा है क्या? आई है। तो जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अरे ये कुछ 30 40 50 डिग्री होगा, ये कुछ 20 30 40 डिग्री होगा। तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इसका जो रेशियो होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा, कोई रिफ्रैक्टिव possibility नहीं। इंडेक्स। और इसके बारे में बाकी बातें